दिया। फिर आगे कहता है कि अब यहाँ पे हम लोग एक नया इक्वेशन लेके आए हैं जिसे कहते लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने का तरीका, दैट इज अ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ठीक है, सो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड के अंदर आपको करना ये है, जैसे ये इक्वेशन देखो, आपके पास फॉर्मूला ये है, 5 और 6 इक्वेशन की बात कर रहा है ये, तो 5 और 6 अपने पास, देखो जैसे ये है, यहाँ पे इस एक्सप्रेशन को देखो, करना ये है, मैं यहाँ पे लिख के दिखाता हूँ। आपके पास दो एक इक्वेशन रहेगा, लेट सपोज की इक्वेशन है a1x, मतलब x के साथ में a1 है, कोई कांस्टेंट है, प्लस में b1y, ठीक है, समझ रहे हैं, और इज इक्वल्स टू में कोई कांस्टेंट है आपके पास, तो हमें कांस्टेंट को हम लोग यहाँ पे c1 लिख दे रहे हैं, और ऐसे ही a2x होगा, प्लस में b2y होगा, और इज इक्वल्स टू में c2 होगा। अब यहाँ पे जरूरी है एक चीज करना यहाँ पे, कि जो c1 और c2 है ये दोनों कांस्टेंट टर्म है, मतलब एक फिक्स्ड वैल्यू है, तो आपको ना इसको दूसरी तरफ लेके आना है, मतलब इन नंबर्स को इस तरफ ले आओ पहले। तो मेरे को बताओ, अगर ये प्लस का रहेगा c1 उस तरफ, तो इधर आके माइनस का हो जाएगा दोनों, तो मतलब मैं लिख सकूंगा कि माइनस का c1 और इधर माइनस का c2, तो उस तरफ क्या बचेगा, इक्वल टू में 0 बचेगा। तो ये दो इक्वेशन हमको दी रहती है क्वेश्चन के अंदर। हमने बिल्कुल ये सेम किया था जब हमसे पूछा जाता था इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन है या यूनिक सॉल्यूशन है, पैरेलल लाइंस है, उस टाइम पे तो इसी टाइप के क्वेश्चन होते थे वो, तो a1/a2 b1/b2 c1/c2 करके हम निकालते थे। तो सेम उस फॉर्मेट में आपको करना है सबसे पहले। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करते टाइम क्या करो, तो आप अपने एक्सप्रेशन को इस फॉर्मेट में लिखना है। देखो ये फॉर्मेट देखो क्या लिखा हुआ है, सबसे पहले लिखना है x, फिर लिखना है y, और फिर लिखना है जो कांस्टेंट 1, ये कांस्टेंट है, ये 1 है, 1 लिखना है आपको यहाँ पे। अब करना ये है, x के साथ में यहाँ लिखो b1 c1, या सिंपली मैं कहूंगा आप ये फॉर्मूला याद कर लो, x अपॉन में b1 c2 माइनस b2 c1, y अपॉन में c1 a2 माइनस c2 a1, और 1 अपॉन में a1 b2 माइनस a2 b1। इस तरीके से याद कर लो। अब याद करने का एक ट्रिक है, एक तरीका ये समझ लो कि तुम्हारे पास एक साइकिल है, साइकिल में क्या नंबर है, तो ए के बाद क्या आता है बी, और बी के बाद क्या आता है बच्चा सी। सो जिस वक्त हम x लिखेंगे तो x के नीचे हमें शुरुआत करनी है b से, तो b1 करोगे, और b के बाद क्या आता है c आता है, तो आप b1 ऑलरेडी लिख चुके हो, तो अब आपको c लिखना है, तो आप अगला नंबर लिखोगे c के साथ। अगला नंबर क्या है, तो अगला नंबर 2 है, तो b1 c2 हो जाएगा। फिर माइनस, आपने अगर पिछले वाले में b1 लिखा, तो अब लिखो b2, और जब b2 करोगे तो b के बाद फिर से c ही आता है, लेकिन 2 कर दिया तो c के साथ 1 लगाओ। बात समझ रहे हो मेरी? मेरी आवाज आ रही है? हाँ। अभी देखो फिर आगे क्या करना है। अब दूसरे वाले में आपने ऊपर y लिखा, और y के नीचे जो लिखना है, अब क्योंकि b तो हम कर चुके होंगे, b हम कर चुके b वाला, अब c वाले पे आते हैं, तो c के लिए हम फिर से लिखेंगे, y के नीचे लिखेंगे c1, और c के बाद क्या आ रहा है साइकिल में, a आ रहा है, तो c1 फिर लिखेंगे a, लेकिन नंबर 1 ऑलरेडी लिख चुके हैं, तो कौन सा नंबर लिखना है अब 2, तो c1a2 माइनस, फिर से c लिखना है क्योंकि c वाला ही चल रहा है, तो लेकिन 1 तो लिख चुके थे, तो यहाँ मुझे c2 लिखना होगा, और c2 के साथ क्या लिखूंगा मैं, तो a1 लिखूंगा। बात समझ में आई मेरी? हाँ। चलो, सो अब अगली बात, जब हम इतना कर लेंगे, तो अब हम c को भी कर चुके हैं और हमने c से इक्वेशन भी बना लिया है, तो अब हमारी बारी आई कांस्टेंट टर्म लिखने की 1, और 1 के नीचे क्या लिखेंगे, तो हम b कर चुके, c कर चुके, अब बारी है a की, क्योंकि c के बाद आता है a, है ना, तो a से शुरू करना है, तो a1, क्योंकि नंबर 1 वहीं पे डालना है, तो a के बाद क्या आता है साइकिल में b, तो b लिखेंगे, नंबर क्या लिखेंगे 1 तो लिख चुके, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 2।
2 लिखेंगे, B2 माइनस A1 ऑलरेडी कर चुके हो तो क्या लिखोगे, A2 और साथ में फिर लिखोगे B1। अंश समझ में आया? यस सर। हाँ, तो हमें इतना काम करना है बेसिकली, ये सबसे पहले हमको करना होगा। अब चलो हम क्वेश्चन करके देखते हैं। तो मेनली पहले ये उतार लो कॉन्सेप्ट करके, जो आपने लिखा है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, वहां पे ये उतार लो जो मैंने अभी लिखा हुआ है स्क्रीन पे। ये सा साइकिल बना लो, ये एक्सप्रेशन लिख लो, ऐसी साइकिल बना के दिखा दो, और ये वाला फॉर्मूला लिख लो। ये 3 चीजें वहां पे लिख दो। सर हो गया। ओके, गरिमा आपने उतार लिया? हाँ। चलो अभी क्वेश्चन पे आते हैं। एक एग्जाम्पल है, पहले ये एग्जाम्पल को देखते हैं। देखो इस एग्जाम्पल में क्या कहता है कि फ्रॉम अ बस स्टैंड इन बैंगलोर, बैंगलोर में कोई बस स्टैंड है। इफ बी बाय, अगर हम खरीदते हैं 2 टिकट मल्लेश्वरम की, मतलब बैंगलोर पे खड़े होके मल्लेश्वरम की टिकट खरीदते हैं 2, एंड 3 टिकट खरीदते हैं यशवंतपुर की, द टोटल कॉस्ट हो जाता है 46 रुपए, 46 रुपए टोटल कॉस्ट हो जाता है। मतलब 2 टिकटें खरीदी है आपने, आपने 2 टिकटें खरीदी है मल्लेश्वरम की और 3 टिकट खरीदी है यशवंतपुर की, तो आपको 46 रुपए देने पड़ते हैं कंडक्टर को। फिर आगे कहता है लेकिन अगर यदि आप, बट इफ वी बाय 3 टिकट टू मल्लेश्वरम एंड 5 टिकट टू यशवंतपुर, तो टोटल कॉस्ट हो जाता है 74। तो टोटल फेयर बताओ बस स्टैंड से मल्लेश्वरम का कितना है और यशवंतपुर का कितना है। तो आप एक 2 इक्वेशन यहाँ से बना सकते हो। हम क्या करेंगे, पहले x और y मानना पड़ेगा। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन ने क्या किया कि x मान लिया किसको, बैंगलोर से मल्लेश्वरम को x मान लिया इसने, और y मान लिया किसको, यशवंतपुर को मान लिया। तो इक्वेशन क्या बनेगी, पहली इक्वेशन में क्या बोला था, मल्लेश्वरम की 2 टिकट ली थी इसने, मतलब कि 2x हो जाएगा, करेक्ट। और यशवंतपुर की 3 टिकट ली थी तो 3y हो जाएगा। तो देखो 2x प्लस 3y इक्वल टू 46, ये पहली इक्वेशन। लेकिन मैंने कहा आपको C1 को दूसरे साइड नहीं रखना, आपको इस साइड लेके आना है, तो इधर आके माइनस का 46 हो गया। तो दिस इज आवर फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन में क्या बोलता है कि 3 टिकट मालेश्वरम की मतलब 3x, और 5 टिकट जो है वो यशवंतपुर की, तो 5y 74 की, लेकिन 74 कांस्टेंट को बराबर के हमें इस तरफ लेके आना है, तो दैट बिकम माइनस 74, इक्वेशन नंबर 2। अब आप करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से सॉल्व करने के लिए हमें ये डायग्राम बनाना पड़ेगा। इस डायग्राम में करना ये है आपको कि x लिखना है, y लिखना है, और क्या लिखना है, 1 लिखना है। ठीक है, ये 3 चीज पहले लिखनी है इस डायग्राम में। बात समझ रहे हैं आप? इतनी बात समझ में आई मेरे को? मेरी आपको क्या करना है कि पहले x लिखना है, y लिखना है, और फिर 1 लिखना है। ये 3 चीजें आपको लिखनी ही है, x y 1। अब आगे क्या करेंगे, तो देखो x वाले पोर्शन को छुपा लो एक सेकंड के लिए, x वाले पोर्शन को तुम छुपा लो। तो
जरा सोचो, अगर x वाले पोर्शन को तुम छुपा लेते हो हाथ के नीचे, मान लो ये है ही नहीं, तो तुम्हें क्या दिखता है? y के साथ में क्या है? 3 और उसके नीचे क्या है? 5। तो इन दोनों को मैं यहाँ रख रहा हूँ, देखो इन दोनों को लिख लो, 3 और 5। और फिर इधर क्या दिख रहा है? -46 और -74। तो इन दोनों को लिख लो यहाँ पे बीच में। बात समझ में आई मेरी? हाँ। तो क्या करना है, x के नीचे क्या करना है, तो आपको x को छुपा लेना है, और x को y छुपाने के वाला बाद जो दो चीजें बचती है उन दोनों चीजों को लिखना है। तो दोनों चीजें लिख दी। अब y के नीचे क्या लिखोगे? किसको छुपाऊं बताओ? y y को छुपा लो। तो y वाले पोर्शन को अगर मैं छुपा देता हूँ, तो अगर y वाला पोर्शन छुपा दिया तो मेरे पास फिर से दो चीज बचेगी। कौन सी? तो यहाँ पे बचेगा 2 और 3, और यहाँ बचेगा, है ना, 2 और 3। तो यहाँ देखो, यहाँ पे लिखा हुआ है 2 और 3। और 46 वाला, इससे पहले 46 और 74 वाला तो आप लिख ही चुके थे, ये वाला, ये तो था ही पहले से ना। ठीक है, समझ रहे हैं बच्चे? या अगर आप ये डायग्राम नहीं करना चाहते, मैं सीधा सीधा डायग्राम हटा ही देता हूँ। मैंने तुम्हें एक फॉर्मूला लिखवा दिया इससे पहले वाला, फॉर्मूले को डायरेक्ट फॉर्म में लिखो। क्या था फॉर्मूला बताओ? मैंने फॉर्मूला लिखने के तुम्हें ट्रिक बता दी है कि आपको करना ये है कि आप पहले x लिखेंगे और x के नीचे क्या करेंगे? साइकिल चलाएंगे। और साइकिल क्या, कहाँ से शुरू होगी साइकिल? b से। b से। हाँ, तो b1 लिखा मैंने, तो b1 के साथ क्या आएगा? b का अगला साइकिल में क्या आता है? c आता है। तो c में क्या आएगा? नंबर 1 लिख चुका हूँ, तो मेरे को नंबर 2 लिखना है। सो b1 c2। फिर क्या करेंगे? माइनस, अब b1 लिख चुका हूँ तो क्या करूंगा? b2। b2 लिखा तो उसके साथ फिर से c लिखना है, लेकिन कौन सा? c2 लिख चुका था तो बचा हुआ नंबर 1 है, तो c1। राइट, वेरी गुड। इज इक्वल्स टू, अब y वाला टर्म लिखूंगा, और साइकिल में क्योंकि मैंने पिछला साइकिल b से शुरू किया था, तो अब b के बाद क्या आता है साइकिल में? c। तो ये c से शुरू होगा, तो c में किससे होगा शुरू? तो c1। अब c1 लिख रहा हूं तो मेरे पास c1 के बाद क्या आता है? c के बाद क्या आता है? साइकिल में a आता है। मैंने बताया था साइकिल ऐसी है a b c। यहाँ पे पहले a है, फिर साइकिल में b है, और उसके बाद में c है। तो c के बाद अगर देखें साइकिल में क्या आता है, अगर आप इसी तरीके से आगे बढ़ते रहे, तो c के बाद आता है a। तो मैं c1 लिख रहा हूं तो मुझे अगला नंबर लिखना पड़ेगा a, और a में कौन सा? c1 कर चुका हूं तो a2। समझ रहे हैं बात? हाँ। माइनस, अब c1 लिख चुका हूं तो यहाँ लिखना क्या है? c2। और c2 के साथ में फिर से a लिखना है, लेकिन कैसा नंबर? अलग नंबर। a2 हो चुका तो a1 लिख देंगे। और बचा फिर कांस्टेंट, तो कांस्टेंट है 1। तो 1 के नीचे क्या लिखना है मुझे? तो बताओ जरा, c पे खत्म हो चुका है, c के बाद शुरू होता है साइकिल में a। तो a1, और a के बाद कौन है साइकिल में? b। तो b2 माइनस, अब फिर से a, लेकिन a1 हो चुका है तो क्या करूं? a2 b1। वेरी इजी। अब सारी वैल्यूज को पुट कर दो इक्वेशन से ला के, देखो यहाँ पे पुट कर दिया सब वैल्यूज को, है ना, सब वैल्यूज को पुट कर दिया। अब सारी वैल्यूज जरा इक्वेशन में देखो क्या क्या था। इक्वेशन अगर देखा जाए यहाँ पे, तो इक्वेशन अपने पास है ये वाली इक्वेशन, देखो 2x + 3y - 46, ऐसा लिखा है। हाँ। x + 3y - 46। तो यहाँ पे ये सारी वैल्यूज मतलब b1 c2 सब लिखना है। तो b1 अपना क्या है? जो y के साथ में, तो y के साथ में 3, तो देखो पहले 3 लिखा है, और फिर लिखना है b1 के साथ में c2। c2 क्या है? तो देखो नीचे वाले का कांस्टेंट टर्म है -74, तो उससे मल्टीप्लाई करना है। तो इस टाइप से हम लोग आगे बढ़ेंगे। क्या आपको समझ में आया क्रॉस मल्टीप्लीकेशन? हाँ। चलिए, सो आगे Yes, बढ़ते हैं। तो अब क्वेश्चन की तरफ कर बढ़ते हैं, अब एक्सरसाइज पे कि क्या क्वेश्चंस हैं। तो 3.5 का पहला क्वेश्चन जाना पहचाना क्वेश्चन है, जरा देखो। Which of the following pair of linear equation has unique solution, no solution और infinitely many solution? तो अपने को वही फर्स्ट एक्सरसाइज वाला क्वेश्चन आ गया ये, तो जिसमें हम लोग क्या करते थे, तो टेबल को देखते थे, टेबल देख के सॉल्व किया जाता था उसको, है ना। तो टेबल में अपने पास a1/a2, b1/b2 और c1/c2 निकालना पड़ता था। तो हम सेम वही काम यहाँ करेंगे, लेकिन आगे बोलता है कि इन केस देयर इज यूनिक सॉल्यूशन। अगर यूनिक सॉल्यूशन आता है तो उसको सॉल्व करो, लेकिन किस मेथड से सॉल्व करो? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व करो।
तो पता करो इसमें से कौन यूनिक सॉल्यूशन है सबसे पहले। अच्छा, यूनिक सॉल्यूशन पे क्या खासियत है, क्या होना चाहिए यूनिक सॉल्यूशन के लिए? यूनिक सॉल्यूशन के लिए कंडीशंस याद है? भैया A1 upon A2 not equal to B1 upon B2 शायद। A1 by A2 is not equals to B1 upon B2, ठीक है, वो यूनिक सॉल्यूशन के लिए था। तो जब भी ऐसा आएगा तो आपको क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। तो पहले इस वाले में निकाल के देखो A1 अपॉन A2, तो A1 मुझे दिख रहा है x के साथ में 1 लिखा है, तुम डायरेक्टली, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, तुम लोगों को पूरा सॉल्व करना है। हाँ, सो 1/3 हुआ A1 अपॉन A2 इज इक्वल्स टू B1 अपॉन B2 करूंगा तो बताओ, B1 है -3, सो -3 अपॉन में -9, इसको कैंसिल आउट कर दूंगा तो ये आ जाएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, ये भी 1/3 आ गया। तो ये तो डेफिनेटली ये नहीं है यूनिक सॉल्यूशन। A अपॉन B आ गया आपका, C1 अपॉन C2 करोगे तो वो आएगा 3/2, जो कि नॉट इक्वल्स टू है, मतलब A1 अपॉन A2 इक्वल्स टू B1 अपॉन B2 बट दैट इज नॉट इक्वल टू C1 अपॉन C2। इसमें तो नो सॉल्यूशन होता है, मतलब पहले का नो सॉल्यूशन, इसको आप ऐसे नो सॉल्यूशन लिख के छोड़ देंगे। समझ रहे हो मेरी बात? तो जिस भी पार्ट में Yes, आपका sir. यूनिक सॉल्यूशन आएगा आपको उसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व करना है। सो आपका होमवर्क है, स्क्रीनशॉट ले लो गरिमा, ये घर से करके लाना है, घर से करना है। ले लिया भैया। तो ये आपको एग्जाम्पल भी करने हैं, 13 एग्जाम्पल है और इसके ये 4 क्वेश्चन है, ये 4 क्वेश्चन मुझे चाहिए और साथ में वो 13 एग्जाम्पल चाहिए, तो टोटल 17 क्वेश्चन होमवर्क है तुम्हारे पास, ये चारों क्वेश्चन चाहिए। ठीक है, आज के लिए इतना ही, आप लोग ने नोट कर लिया हो तो लीव कर सकते हैं।